तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ आज की एक और पॉलिटिक्स से और देश की राजनीति से जुड़ी हुई खबर लेकर। और ये शायद पॉलिटिक्स से जुड़ी आखिरी खबर होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो होगा वो जगजाहिर होगा। थोड़े बहुत जो अंदाजे क्यास लगाए जा सकते हैं वो आज का दिन ही लगाए जा सकते हैं। उसके बाद तो जो होगा सबके सामने होगा, सब देख सकोगे, पहचान सकोगे, जान सकोगे। लेकिन आज जो बातें दिल्ली के दरबार से निकल के आ रही हैं उनका तअल्लुक हम सबसे है। उस बात का जिक्र करेंगे आने वाले 2-3 दिन में क्या हो सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा और अपनी वजारत का इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। आने वाले 1-2 दिन में राष्ट्रपति जी उसको एक्सेप्ट करके जो पार्लियामेंट है देश की उसको भंग करेंगे और उसके बाद नई पार्लियामेंट को शुरू करने का हुक्म करेंगे और फिर पार्टी को इनवाइट करेंगे कि आप आइए, कौन सरकार बनाना चाहता है। तो आज के दिन से नरेंद्र मोदी एक कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जो अटकलबाजियाँ पॉलिटिकल गलियारों में चल रही हैं वो बहुत अहम हैं। अब देखिए, एनडीए 292 सीट और इंडिया अलायंस 234 सीट। कल हमने बात की थी कि 56 लोग जो हैं वो बीजेपी की जान बने हुए हैं। 240 अपनी सीट, 255 उनके, कम हो 292 रह गए हैं अभी। तो ले दे के अब नॉन बीजेपी जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जो बीजेपी के मेंबर नहीं हैं, अब सरकार बनाने में उनका बड़ा हाथ होगा। और इतने ज़्यादा लोगों को खुश करना बहुत मुश्किल होता है। पहले तो ये लोग डर के बोलते नहीं थे, क्योंकि बीजेपी के पास अपने 303 मेंबर थे, उनको किसी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज अलाइज जो हैं वो शेर हैं और बीजेपी शिकार है। ये सिनेरियो बदला है, उसमें अब लेन देन शुरू होगा। पावर इक्वेशंस बदल चुकी हैं। पहले हुक्म बीजेपी का चलता था, आज से हुक्म अलाइज का चलेगा। और ये अलाइज तब तक बीजेपी के साथ रहेंगे जब तक उनकी बात मानी जाएगी। जिस दिन उनकी बात नहीं मानी जाएगी वो छोड़ के चले जाएंगे। अब कोशिश ये हो रही है कि इसी तरह की एक विडंबना जो है वो इंडिया अलायंस में भी है, इंडिया अलायंस में भी है। जितने अलायंस पार्टनर हैं इंडिया अलायंस में वो सब के सब, ऐसा नहीं है कि सब कांग्रेस से के साथ है, जहाँ सोनिया गांधी या राहुल गांधी को अपना लीडर मानने को तैयार है। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो आज भी राहुल गांधी को अपना लीडर मानने से इनकारी है। उनमें से ममता बनर्जी है, कुछ और लोग भी साउथ के भी हैं। वो इंडिया अलायंस के साथ इसलिए हैं क्योंकि वो एंटी बीजेपी या एंटी मोदी हैं, इसलिए वो कांग्रेस के साथ है। तो कांग्रेस की एक मजबूरी है कि ऐसे लोगों को साथ लंबे समय तक जोड़ के कैसे रखा जाए। अब जनता ने एक, जिसको हम सांस लेने की समर्था, वो इंडिया अलायंस को दी है, जो पहले सफोकेटेड फील कर रहा था। खाली इंडिया अलायंस नहीं, एक हिसाब से तो पूरा देश ही सफोकेटेड फील कर रहा था। लेकिन आज बदले हुए हालात में क्या क्या सिनेरियो हो सकता है उसकी बात करें। पहली बात तो ये है कि बीजेपी एनडीए में काफ़ी सारे पावर सेंटर्स बनते नज़र आ रहे हैं।
कुछ लोग भले कहते हों कि नरेंद्र मोदी को साइडलाइन किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी इतनी जल्दी बीजेपी हाईकमांड या आरएसएस कोई ऐसा फैसला लेगी, क्योंकि ऐसा करने से बीजेपी की पोजीशन उनके अलाइज की नज़रों में और कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन इसका जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है एक्सपर्ट की तरफ से, इसका अच्छा असर भी हो सकता है। अगर आज बीजेपी, अगर ये बहुत बड़ा सवाल है, नरेंद्र मोदी की जगह किसी और लीडर को प्रोजेक्ट करती है, तो हो सकता है इंडिया अलायंस के कुछ पार्टनर भी इधर को छोड़ के बीजेपी के खेमे में चले जाएं और अल्टीमेटली बीजेपी के पास बहुत बड़ी मेजॉरिटी हो जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पार्टी और नेताओं की नाराज़गी बीजेपी से उतनी नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी से। और बीजेपी के अंदर जो अलायंस पार्टनर अभी हैं, जिन्होंने आज मीटिंग भी अटेंड की, खास तौर पे चंद्रबाबू नायडू। आपको याद होगा इलेक्शन के समय चंद्रबाबू नायडू ने, टीडीपी के नेता ने, मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही थी। अब चंद्रबाबू नायडू की ये स्टेटमेंट और ये पॉलिसी, क्योंकि आंध्रा में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अच्छी खासी सर्वाइवल के लिए मुस्लिम भाईचारे की मदद उनको चाहिए होती है। अब अगर चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार से इस बात की अपील करते हैं, आर्जी करते हैं कि मुस्लिम समुदाय को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो क्या नरेंद्र मोदी के तहत चल रही बीजेपी इस बात को मानेगी? बहुत मुश्किल है। तो झगड़े तो होंगे, सवाल भी उठेंगे, लोग जवाब भी मांगेंगे। ये एक पहलू है। इस किस्म के बहुत सारे इशू उठेंगे। इसलिए मैंने कल कहा था कि अगर ये सरकार बन भी जाती है तो बन भी जाएगी, ये ज़्यादा लंबा समय नहीं चलेगी। इस चीज़ को लेकर, पॉलिसीज़ को लेकर आपस में तो फर्कात पैदा होंगे, डिफरेंसेस होंगे और झगड़े भी होंगे। और फिर बीजेपी क्या करेगी? और दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ दूसरे बड़े नेता कांग्रेस की लीडरशिप को मानने को तैयार नहीं हैं। उस हालत में कांग्रेस के पास क्या अल्टरनेटिव है? एक अल्टरनेटिव है जिसके ऊपर शरद पवार, द मराठा किंग, वो काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी के पास अमित शाह के रूप में चाणक्य है, तो अपोजिशन के पास भी शरद पवार महाचाणक्य है। शरद पवार की जो राजनीति है, उसकी ऐंठ जो है, वो सब मानते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कई बार महाराष्ट्र में जाके कि मेरे राजनीतिक गुरु तो शरद पवार हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा है हमने। और देश का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिनके साथ शरद पवार के अच्छे पर्सनल लेवल के संबंध नहीं हैं। आज के दिन में नरेंद्र मोदी का फ़ोन आधे बड़े लीडर उठाएंगे नहीं, लेकिन शरद पवार का फ़ोन आधी रात को भी उठाएंगे। उनके पर्सनल लेवल पे इतनी नज़दीकियाँ हैं। और अब जिस किस्म के हालात महाराष्ट्र में बने हैं, जहाँ पे बीजेपी से भी कांग्रेस आगे निकल गई सीटों के हिसाब से, और 42 सीटों में से सिर्फ 18-16 सीट जो हैं वो बीजेपी और अलाइज को मिली हैं। 18 सीट बीजेपी को, सिर्फ 11, 5 शिंदे ग्रुप को, और 2 सीट इनके, 1 सीट एनसीपी के साथ, वो भी नहीं मिली बाद में। खैर, तो शरद पवार की भूमिका एंटी बीजेपी फ्रंट को बनाने में या इकट्ठा करने में बहुत बड़ी रहेगी। आज देर रात तक मीटिंग चलेंगी।
स्ट्रैटेजी बनेगी, उसमें देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। जो मेरी एनसीपी के नेताओं से बात हुई जो शरद पवार के करीबी हैं, मैं वो पुराना जानता हूँ सबको, बात ये निकल के आ रही है कि एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश हो रही है। वो थर्ड फ्रंट में कौन लोग होंगे? बीजेपी एक तरफ, कांग्रेस दूसरी तरफ, और तीसरी तरफ थर्ड फ्रंट, जिसमें बीजेपी के अलाइज भी हो सकते हैं और कांग्रेस के अलाइज भी हो सकते हैं। और कहा ये जाता है कि कांग्रेस इस फ्रंट के लिए सहमत है। ये भी कहा गया है कि अगर इस किस्म के एक थर्ड फ्रंट का गठन होता है तो बीजेपी उस फ्रंट का बाहर से मदद करेगी। आप अंदाज़ा लगाइए अभी कि जो इंडिया अलायंस है उसके जितने पार्टनर्स हैं, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव और टीडीपी, इसी तरह बाकी स्टेट्स में जितने भी इनके हैं, आम आदमी पार्टी, ये सब मिलके एक सेपरेट फ्रंट बनाएंगे। उसमें हो सकता है बीजेपी के कुछ लोग भी छोड़ के थर्ड फ्रंट में आ जाएं, क्योंकि थर्ड फ्रंट में आने से उनका बेनिफिट होगा। देखिए, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। हर राजनेता को सत्ता चाहिए होती है, हर एमपी को मंत्रीपन चाहिए होता है, किसी बड़ी संस्था का चेयरमैन, एडवाइज़र, ये वो, इस किस्म की पर्क्स उनको चाहिए होती है। अगर बीजेपी के साथ हाथ चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार या पासवान का बेटा रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान या इस किस्म के छोटे मोटे अपना दल, ये दल, पार्टी के नेता साथ में हैं, उनको बीजेपी कितनी नुमाइंदगी दे सकती है अपनी वजारत में? 70-80 मंत्री बनते हैं केंद्र में, उसमें 40-50 बीजेपी के होंगे, बाकियों के 1-1, 2-2 होंगे। लेकिन अगर ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनमें इन छोटे दलों को ज़्यादा नुमाइंदगी मिलेगी। जैसे मैंने कहा था, 56 लोग जो एडिशनल चाहिए बीजेपी को सरकार बनाने में, अगर बीजेपी उन 56 लोगों को मंत्री बना देती और अपने 8-10 मंत्री रखती है तो बीजेपी की सरकार पक्की, कभी टूटेगी नहीं। 10 साल और निकाल जाएंगे ये लोग इसी तरह से, लेकिन ये बीजेपी में संभव नहीं है। बीजेपी कभी भी दूसरे को डोमिनेट नहीं करना नहीं देखना चाहती, अपनी डोमिनेशन रखना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ने एक बहुत ये बड़ी चाणक्य गेम खेली है, जो अभी ऑफरिंग स्टेज पे है। ऑफर किया है कि हम सरकार में नहीं आएंगे, मतलब सबकी सब कैबिनेट की सीटें जितनी हैं, वजारत की सीटें, वो थर्ड फ्रंट के पार्टियों में जाएंगी। ये बड़ा बढ़िया सौदा है, पॉलिटिकल डील है। थोक के भाव पे आपको मंत्री पद मिलेंगे अगर ये लोग इकट्ठे होके, इनको राजसी सत्ता का ज़्यादा मज़ा मिलता है, ज़्यादा फल मिलता है, तो ये लोग उसके लिए रेडी हो जाएंगे। और उसमें एक तो ना तो बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर होगा, ना कांग्रेस का होगा। प्राइम मिनिस्टर भी थर्ड फ्रंट का होगा, क्योंकि बीजेपी तो कांग्रेस तो बाहर से बैठ के मदद करेगी। जितने कैबिनेट मंत्री होंगे सब थर्ड फ्रंट के होंगे, जितने मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डिप्टी मिनिस्टर होंगे वो सब थर्ड फ्रंट के होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन, इस किस्म के वाइस चेयरमैन, चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस चेयरमैन, वो कांग्रेस या ऐसे दलों को दे दिए जाएं। तो इस किस्म की कवायद शुरू हो चुकी है। पॉलिटिक्स में कुछ भी असंभव नहीं होता। या दूसरा पक्ष ये रह जाता है कि कांग्रेस और अपोजिशन लीडर जो अभी इंडिया अलायंस में हैं, इंडिया में हैं, वो 6-8 महीने का
शर्मा रखें, शांति से बैठे। लेट द गवर्नमेंट फॉल अंडर इट्स ओन वेट, जो अंग्रेजी की कहावत है कि ये सरकार अपने भार से अपने आप ही गिर सकती है, उसकी इंतज़ार करो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान की राजनीति में इतना लंबा समय, इतनी पेशेंस हमारे नेताओं में है। अगर एक बार बीजेपी की सरकार बन गई, 6-7 महीने चल गई, वह 2 साल तक चलेगी, तब तक इंडिया अलायंस के कुछ मेंबर्स भी ईडी से डर के, इनकम टैक्स से डर के, ये वो सब कहीं ना कहीं 1-1, 2-2, 4-4 करके बीजेपी के खाते में चले जाएंगे और ये इंडिया अलायंस और कमज़ोर हो जाएगा। और यही एक डर है जो इंडिया अलायंस को खाते जा रहा है। शरद पवार को आगे इसीलिए लगाया गया है कि आप इसको किसी तरह से इंडिया अलायंस को मजबूत रखने में, इसकी होंद बनाए रखने में कोई स्ट्रेटजी बनाइए, हम सब आपके साथ। और उसी स्ट्रेटजी के नीचे शायद ये थर्ड फ्रंट बन सकता। तो दोस्तों, ये कुछ बातें आपके साथ साझी करनी थी। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमको पॉलिटिकल पंडित तो नहीं है, लेकिन देश की राजनीति पे निगाह जरूर रखते हैं, समझते भी हैं। जिक्र कम करते हैं वो दूसरी बात है, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन नहीं है। पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहा हूँ मैं, लेकिन कवर बहुत लंबा समय किया है। कम से कम मैंने 20-22 इलेक्शन कवर किए, म्यूनसिपैलिटी से लेके पार्लियामेंट तक। हर पार्टी के बड़े लीडर्स को जानता भी हूँ, लेकिन कभी उनके साथ नॉन प्रोफेशनल रिश्ता नहीं रखा। मैंने कभी किसी पॉलिटिशियन की इंटरव्यू नहीं की। बहुत सारे दोस्त हैं, उनके बारे में मैं अपने फेसबुक पे लिखता रहता हूँ, लेकिन उनको कभी अपनी चैनल का प्लेटफॉर्म नहीं दिया। हाँ, जब अखबार में थे तो जो अखबार के एडिटर बोलते थे कि फलां लीडर की इंटरव्यू करो, वो करनी पड़ती थी, क्योंकि हम नौकरी करते थे। लेकिन जब मैं अपनी यूट्यूब चैनल का खुद मालिक हूँ, तो वहाँ पे मैंने कभी कोई समझौता नहीं किया। तो दोस्तों, देखते हैं कि कैसे कैसे आने वाले 2-3 दिन में पॉलिटिकल हालात दिल्ली के गलियारों में बदलते हैं। मीटिंगों का दौर जारी रहेगा, बहुत सारे नए समीकरण तलाशे जाएंगे और इसमें पैसे का खेल बहुत बड़ा होगा। अगर अंत में ये बात पैसे को ले देकर अड़ गई तो फिर जीत यकीनन बीजेपी की होगी, क्योंकि पैसा बीजेपी के पास है। 2 बातें हो सकती, कांग्रेस या थर्ड फ्रंट। ये तो एमपी को कुर्सी दे सकते हैं, पैसा इनके पास नहीं है, लेकिन बीजेपी पैसे से खरीद सकती है, उनको कुर्सी देने की ज़रूरत नहीं। तो जो लालची किस्म के पॉलिटिशियन होते हैं, उनको एक चीज़ चाहिए होती है, या पैसा या कुर्सी। अब इसमें से बड़ा लालच कौन सा है? पैसा नहीं है, कुर्सी बड़ा लालच है। क्योंकि अगर आपने पैसा ले लिया तो एक बार लिया, अगर आपको कुर्सी मिल जाती है तो आप रोज़ पैसा कमा सकते हो। तो ये हमारे देश की राजनीति की बदकिस्मती भी है कि हम भरोसे से, लोगों के भरोसे से जीत के तो आते हैं, लेकिन कुर्सी मिलते ही सबसे पहली चोट उसी भरोसे को मारते हैं। तो दोस्तों, कल से वापस चलेंगे हम लोग अंडरवर्ल्ड के किस्सों पे। ये 2 दिन ज़रूरी थे आप लोगों से बातचीत करने के लिए, इसलिए ये एपिसोड 2 बनाए। कल से वापस अंडरवर्ल्ड की यात्रा शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।